तैयारी करो के एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछले पॉडकास्ट में कुछ चर्चाएं ऐसी थी जिसपे हम पहुंच नहीं पाए थे, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। आज बड़े मुश्किल से दिलीप सर का समय लेने के बाद आज हम फिर से उनका स्वागत करेंगे और कुछ ऐसे मुद्दों पे चर्चा करेंगे कि आखिर भारतीय इतिहास के अंदर जो राजस्थान का इतिहास इतना कम वर्णित है, उसके पीछे की मुख्य वजहें क्या हैं और राजस्थान ने वो कौन कौन सा समय था जब इंडिया के द्वारपाल की तरह इंडिया की सेफ्टी करी और कब कब उन्होंने भारतीय संस्कृति के अंदर हस्तक्षेप किए हुए मुगलों को और सुल्तानों को अपने हाथों से मुंह की खिलाई। तो इन्हीं कहानियों को जानने के लिए आज स्वागत करते हैं दिलीप शर्मा का, दिलीप भारद्वाज का। सर धन्यवाद आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत धन्यवाद सर। सर जैसा कि आप आज का विषय जान सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं गौरवपूर्ण और इतिहास और रोमांचक से भरपूर राजस्थान के इतिहास के बारे में। जी सर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्लाइड रखी है कि जब भी हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ते हैं तो जेम्स टोड नाम के एक व्यक्ति का बहुत जिक्र मिलता है। उनकी एक प्रसिद्ध किताब भी है, मेवाड़ पे एक उन्होंने अच्छी प्रसिद्ध किताब लिखी है। तो आप राजस्थान के इतिहास में जेम्स टोड के योगदान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, जेम्स टोड की इस किताब ने ही राजस्थान के इतिहास को भारत के बच्चे बच्चे तक पहुंचाया है। जेम्स टोड को इसीलिए राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इस किताब में उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि किस प्रकार से राजस्थान के योद्धाओं ने इस भारत की रक्षा की। राजस्थान योद्धाओं में क्या ऐसी कला थी, कौन कौन से युद्ध उन्होंने लड़े, उनमें कौन सी वीरताएं थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बंगाल में जब क्रांति हुई थी, ठीक है, तो बंगाल में हुई क्रांति जो स्वतंत्रता के लिए हुई थी, इंडिपेंडेंस के लिए हुई थी, उस क्रांति के लिए किताब बहुत जिम्मेदार थी। तो ये किताब जब टोड इसको प्रकाशित करता है, सबसे पहले बंगाल, क्योंकि पढ़ा लिखा स्टेट था उस टाइम पर, एजुकेशन पूरा था, वहाँ किताब प्रकाशित होती है, वहाँ लोग इस किताब को पढ़ते हैं, जानते अपनी क्षमताओं के बारे में, अपनी के हमारे राजा कैसे हुए थे, हमने क्या क्या किया है, ठीक है। और इस किताब से ही कहीं ना कहीं इस किताब से बंगाल में क्रांति की भावना उत्पन्न हुई और बंगाल में क्रांति सबसे पहले आई। कि जो राजस्थान का इतिहास है उसको जब प्रकाशित किया गया, मतलब एक चित्र ने इतनी बड़ी जो संरचना कर दी, तो मान सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास में और ऐसी गौरवपूर्ण कहानियां रही हों। तो सर, गौरवपूर्ण कहानियों में से आप मुझे बताएं कि सबसे प्रथम शुरुआत जिस युद्ध का राजस्थान के अंदर हमें मिलता है वो कौन सा है? सर, शुरुआत जो मिलती है वो मेवाड़ से मिलती है। ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है मेवाड़, जैसे कि आपने यहाँ पर फोटो भी लगा रखा है, ये वही विजय स्तंभ जो कुम्मा ने बनवाया है। विजय के बाद एनल्स ऑफ मेवाड़ लिखा हुआ है टोड के द्वारा। वही चित्तौड़ का फोर्ट है जिसके ऊपर पद्मावती, आप पद्मावत मूवी देखते हो, वो युद्ध यहीं पर हुआ है, हम्मीर ने इसको जीता था। तो सब कुछ जो है सर, मेवाड़ राजस्थान का सबसे पुराना रियासत, सबसे बड़ा रियासत, सबसे ज्यादा युद्ध करने वाली रियासत मेवाड़ है। तो मेवाड़ के चित्रण में अगर हम थोड़ा आगे जाएं तो हमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही ताकतवर और वीर योद्धा का जिक्र मिलता है जिसका नाम है बप्पल रावल। जी सर, बिल्कुल। तो बप्पल रावल किस तरीके से भारतीय इतिहास और राजस्थान के इतिहास में संबंधित है? सर, बप्पा रावल का जो हमें मिलता है 712 ईस्वी से। ठीक है। जब 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम आया, तब से हमें बप्पा रावल का इतिहास मिलता है। यानी कि मेवाड़ पर चल पहले से आए, लेकिन इतिहास 712 से हमारे पास। ठीक है। यानी जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को अटैक किया, सिंध को जीता और सिंध पर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया, तो वो किया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब उसके बाद, जबकि उसके बाद 1192 में वो दिल्ली पहुंचा है, वो मोहम्मद गजनी। उसके बाद यानी कि उसको लग गए कितने साल? 480 साल। उस 480 साल में सर यही जो राजस्थान है, जो भारत का द्वार कह सकते हैं, इसने इसकी रक्षा की है। उनमें से एक है बप्पा रावल। बप्पा रावल का यदि सर आप साम्राज्य देखेंगे तो इनका मैं केवल एक युद्ध आपको बताऊंगा कि उस टाइम पर गजनी का राजा सलीम था। अफगानिस्तान में गजनी पड़ता है, आपने सुना होगा, जो गांधार गजनी जो पड़ते हैं वो अफगानिस्तान में। तो गजनी का राजा जो सलीम है, वो साम्राज्यवाद की नीति के तहत पूरा अब सब कुछ करना चाहता है, भारत को जीतना चाहता है, वो भारत पर अटैक करता है। बप्पा रावल उसको मारते मारते और वापस गजनी तक ले जाता है, पीछे पीछे भागते भागते। ठीक है। गजनी तक उसको भगाता है, गजनी पर सलीम को हटाता है, अपने भांजे को राजा बनाता है। तो यहाँ पर एक फैक्ट ये भी है कि आपने सुना होगा, एक शोएब अख्तर है पाकिस्तान का गेंदबाज, उससे गेंदबाज का नाम क्या है? रावलपिंडी एक्सप्रेस। हाँ, रावलपिंडी एक्सप्रेस। रावलपिंडी है क्या? यानी कि इसका नाम है रावल। तो जब ये वहां से लौट रहा था तो रावल की सेना ने थोड़ा विश्राम किया, कुछ जगह रुकी, एक जगह वहां उन्होंने अपना डेरा वेरा डाले, थोड़ा आराम किया। तो रावल रुका, और जहां रुकते पंजाब में कहते हैं पिंड। पिंड, यस।
तो रावल जहां रुका वो पिंड रावल, तो रावल पिंडी जो नाम है वो कहना कि बप्पा रावल जब लौट रहा था तो सेना थोड़ी आराम के लिए रुकी, तो बप्पा रावल से रावल आया और वो रुका तो उसका नाम पिंड हुआ, तो उसका नाम रावल पिंडी, जिसको अक्सर व्यक्त रावल पिंडी कहते हैं, रावल पिंडी से है, तो रावल पिंडी का नाम कहीं ना कहीं बप्पा रावल के नाम पर है। मतलब आज के मानने चले तो पाकिस्तान के प्रांत के अंदर एक रावलपिंडी नामक जो शहर है वो कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास से संबंधित और बहुत ताकतवर योद्धा बप्पा रावल से जुड़ा है, उनके नाम पे रावलपिंडी का नाम का जिक्र हुआ। तो शायद सर आप इस नक्शे की बात कर रहे होंगे कि मेवाड़ी कहानी मेवाड़ से शुरू होते हुए और खुरासन और तुरान मतलब अफगानिस्तान तक पहुंच, तुर्कमेनिस्तान तक सर ये पहुंचा है। कहावतें ये भी कहती है तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान जहां पर पहले यूएसएसआर हुआ करता था, ईरान इराक तक बप्पा रावल ने पूरा जीत लिया था, ये पूरा बप्पा रावल का था। लेकिन हमें इतिहास कहां तक मिलता है, यहाँ तक के। मतलब एक महान योद्धा के बारे में हमें जानकारी बहुत कम मिलती है। और वैसे भी देख सकते हैं यहाँ पे शायद चित्र बन रखा है रावलपिंडी गजनी के वक्त, रावलपिंडी कंधार बलूचिस्तान ये वही है सर, और तुर्कमेनिस्तान तक बप्पा रावल साम्राज्य को लेकर। जी सर। अच्छा, बप्पा रावल के बाद जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे सामने आता है भूताला का भीषण युद्ध। तो ये भूताला का भीषण युद्ध क्या था, ये बच्चों के मन में एक तथ्य रहता है, इसको इतिहास भी बहुत कम मिलता है। तो जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है भूताला के बारे में और क्या है इसकी असली कहानी। यहाँ पे स्लाइड पे लिख रखा है कि मेवाड़ के रावल ने जैत्र सिंह उन्होंने इल्तुतमिश को हराया है। तो यानी कि इल्तुतमिश भी जब मेवाड़ पर राजा जैत्र सिंह थे तो इल्तुतमिश साम्राज्यवाद की नीति के तहत अटैक करता है नागदा। नागदा यानी उदयपुर पड़ता है, ठीक है। नागदा राजधानी है किसकी, जैत्र सिंह, मेवाड़ की राजधानी नागदा, तो नागदा पे अटैक करता है। तो जो क्षेत्र सिंह है जिसको आपने जैत्र सिंह स्पेशली क्षेत्र सिंह होता है, अच्छा, छा को जा बोला क्षेत्र सिंह, जैत्र सिंह हो गया, ठीक है। तो जो जैत्र सिंह है वो इसको रोकने के लिए जाता है हाँ भूताला, उदयपुर में भूताला पड़ता है, भूताला पर युद्ध होता है, इल्तुतमिश को रोकने जाता है। इतिहास ये कहता है कि जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हराया, बिल्कुल साक्ष्य है, हिस्टोरिकल लिखे हुए साक्ष्य है। लेकिन एक चीज हुआ करती थी सर पहले, इसके मतलब इसके पीछे जो वो बता रहा हूँ थोड़ी सी कहानी कि जे हमारा क्या था कि अपने को मारना है मरना है, शुरू से यही है कि अपन युद्ध में जा रहे हैं तो वापस नहीं आना है। अब बाद में जब कभी हम बात करेंगे तो जसवंत सिंह की बात करेंगे कि जसवंत सिंह जब युद्ध से वापस आ जाते हैं बिना जीते, हार वापस आते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें अपने किले में घुसने नहीं देती है, गेट लगा लेती है। हम कभी जोधपुर की बात करेंगे, बात भी करेंगे। तो यानी कि हमारे यहाँ ये था कि यदि हम युद्ध में जा रहे हैं या तो जीत कर आएंगे या हम वहीं मर जाएंगे, हम हार कर वापस नहीं आते। लेकिन मुस्लिम जो राजा थे उनमें यह था कि वो हार कर वापस आ जाते थे। तो वही इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश जैत्र सिंह से हारा, भूताला में बुरी तरह से हारा, पटक पटक के मारा सब। उसके बाद जब सेना वापस लौटी तो हमारे यहाँ ये भी है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में बात भी की थी कि हम भागतों पर वार नहीं करते, पीछे से भाग रहा है उस पर वार कैसे करें, उसके पास तलवार नहीं है उस पर वार नहीं कर सकते, हमारे एथिक्स हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनके खिलाफ नहीं जा सकते। ऐसे ही जो इल्तुतमिश है इसकी सेना भाग रही है, इसकी सेना को भागने दिया, इस पर वार नहीं किया। लेकिन ये इन्होंने क्या किया, लौटते समय जो नागदा राजधानी है, यदि आप कभी जाओगे देखता होगा एक समतल पे है, ठीक है, तो उसको जाल समय क्यों राजधानी है, पूरा पैसा वही होगा, सब कुछ होगा, तो उन्होंने पूरी राजधानी को लूट लिया था इल्तुतमिश ने, क्योंकि भाग रहे थे, उन्होंने पीछा नहीं किया कि भाग रही है सेना, लौटा। तो जब जैत्र सिंह आया नागदा, उसने देखा कि लूट चुके हैं, तो उसने सोचा कि भाई क्या किया जाए। तो उसने सोचा कि हमें राजधानी अपने पहाड़ों पर बनानी होगी, यदि ये समतल में रही तो कहीं ना कहीं कोई भी आएगा, कल को मैं भी पहुंच गया तो समतल में उसको लूट के ले आएंगे। इसीलिए फिर आया चित्तौड़ को राजधानी बनाया जैत्र सिंह ने। तो उसका रीजन भी कौन था, इल्तुतमिश, इसने नागदा को लूट लिया था जाते समय। अच्छा, और ये इस युद्ध का सब जगह आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुगल सेना हारी है, किससे, जैत्र सिंह से। ये महत्वपूर्ण युद्ध रहा कि मतलब राजा जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हराया। और कहते हैं कि इल्तुतमिश जो सुल्तानों के संस्थापकों में से एक है। जी सर। जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनके बाद गद्दी उन्होंने संभाली, तो यहीं से दिल्ली सुल्तानों की शुरुआत हुई। तो हमें युद्ध में यही नहीं मिलता कि दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश को भी उदयपुर के राजाओं ने हरा के खत्म कर दिया और किस तरीके से भागती हुई सेना ने राजधानी को लूटा और अपने आप को वेल्दी बनाया। खैर, ऐसे युद्धों की श्रृंखला में सर एक युद्ध हमारे मन में आता है, ये कहते हैं आप सिंगोली का युद्ध। इसका मतलब क्या खास वर्णन है सिंगोली के युद्ध में? सर इसमें महाराणा हम्मीर, जो कि अब यहाँ से क्या हुआ था कि यहाँ पर एक आपको थोड़ा इतिहास आप राजस्थान पढ़ोगे तो यहाँ से जो राजा है रावल ने लगा रहे, राणा लगा रहे हैं, ठीक है। महाराणा हम्मीर का युद्ध जो है वो हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक से, जो कि दिल्ली का सम्राट। सिंगोली में युद्ध हुआ है क्योंकि तुगलक भी साम्राज्यवाद की नीति के तहत सिंगोली जाके युद्ध करता है, तो वहां पर महाराणा हम्मीर उसे रोकते हैं और इसे यहाँ पर हराते हैं। इतिहास भी साक्ष्य है कि मोहम्मद बिन तुगलक को यहाँ पर हराते हैं कौन, हाँ, महाराणा हम्मीर। लेकिन यहाँ पर सर मैं एक बात जुड़ना चाहूंगा हम्मीर से। आपने सुनी भी होगी, नहीं सुनी होगी तो आपको सुनकर आश्चर्य भी हो सकता है कि हम्मीर
मेवाड़ का राजा है। रतन सिंह के बाद बने, रतन सिंह जब हार गया, उसने अपने बेटे को खिरजा सिंह को बनाया, खिरजाबाद कर दिया चित्तौड़ का नाम। उसके बाद क्या हुआ कि हम्मीर ने शासन स्थापित किया। हम्मीर के पिता थे अरी सिंह, और अरी सिंह के भाई थे अजय सिंह। तो अजय सिंह छोटे थे, अरी सिंह बड़े थे, बट अरी सिंह जल्दी डेथ हो गई उनकी, तो राजा बने अजय सिंह। अब अरी सिंह के हैं कौन, ये क्या नाम है इनका, हम्मीर, और अजय सिंह के हैं सज्जन सिंह। ठीक है। तो यानी कि यदि अरी सिंह राजा होता तो हम्मीर बनता, राजा अजय सिंह है तो सज्जन सिंह बनेगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा दिल करते हुए अजय सिंह क्या करते हैं, महाराणा हम्मीर को बना देते हैं वहां का राजा, और सज्जन सिंह को नहीं बनाते हैं। सज्जन सिंह का नाराज होता है, जबकि अजय सिंह सही करते हैं कि भाई यदि मेरा भाई नहीं मरता, मेरा भाई होता तो राज उसका होता तो उसके बेटे को मिलता। लेकिन अब मेरा भाई नहीं है तो मेरे को मिला है, लेकिन ये राज है किसका, हम्मीर का, तो उसे महाराणा हम्मीर को बनाते हैं राजा। उनका बेटा सज्जन इस बात से नाराज हो जाता है कि पिताजी ने राजा मुझे नहीं बनाया, जबकि हम्मीर सिंह को बना दिया। तो उनका बेटा वहां से महाराष्ट्र चला जाता है। अच्छा, महाराष्ट्र में इन्हीं की 17वीं पीढ़ी में जो वहां के एक सबसे बड़े राजा हुए छत्रपति शिवाजी महाराज, वो होते हैं सिसोदिया वंश के, गोहिल वंश के सिसोदिया वंश के ही कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मराठाओं को जिन्होंने एक किया, बाद में युद्ध किया। वो कहीं ना कहीं राजस्थान संबंध रखते हैं, और कैसे रखते हैं कि वो सज्जन सिंह जो यहाँ से चले गए थे, उन्हीं की आगे शाखा में महाराष्ट्र में एक 17वीं पीढ़ी में हुए थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अच्छा, जब ये हमीर देव की आपने बात करी, क्या कहीं ये हमीर देव संबंधित है चौहानों से? सर वो हमीर चौहान अलग है, वो रणथंभौर के हमीर है। अच्छा, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से आ रहे थे जो, हाँ, वो अलग हमीर है। जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ एक बंदे को शरण दी थी, वो हमीर अलग है। अच्छा, ये हमीर अलग है, ये महाराणा हमीर है, वो चौहान है रणथंभौर के। ये जरूरी था क्योंकि हमीर देव सेम जैसे लग रहे हैं, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। दोनों हमीर अलग है, ये मेवाड़ के हमीर है, वो रणथंभौर के हमीर है, रणथंभौर के। तो मतलब राजा हमीर देव से कनेक्शन बना के हम पहुंचते हैं मराठाओं में, मतलब मराठाओं की श्रृंखला राजपूतों से जुड़ी, राजपूतों से, सिसोदिया वंश से ही जुड़ी हुई है। ठीक। तो ये था हमारे सामने सिंगोली का युद्ध। सर ऐसे श्रृंखला में आगे बढ़ते हमारे सामने एक और युद्ध आता है जिसे कहते हैं हम खतौली का युद्ध। ये बहुत प्रसिद्ध युद्ध तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या मतलब इस युद्ध की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है राजस्थानी इतिहास के अंदर? सर इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासन, ठीक है, सांगा मेवाड़ का शासन, और सांगा कितना बड़ा प्रतापी शासक था ये तो शायद ना इनको ना आप बताने की जरूरत है, तो आपने सुना ही होगा। महाराणा सांगा ने अपने जीवन में केवल एक खानवा युद्ध को छोड़ बाकी सभी युद्ध जीते हैं। जब बचपन में एक आंख चली गई थी, उनके एक हाथ नहीं था युद्ध में, पैर नहीं था, तब भी उन्होंने इतने युद्ध लड़े हैं, वो बहादुरी से, और सेना को बुरी तरह से हराया है। तो सांगा खातौली कोटा में पड़ता है सर, ठीक है। तो सांगा इब्राहिम लोदी साम्राज्यवादी की नीति के तहत लड़ने आता है, क्योंकि यदि सांगा को हराया इसका मतलब उन्होंने राजस्थान को जीत लिया, क्योंकि सांगा सबसे बड़ा राजा है। राजस्थान के सभी राजा उस ध्वज के नीचे आते हैं, खानवा में पड़ते हैं, खानवा में सभी जो राजा हैं उसके ध्वज के नीचे युद्ध करते हैं। यदि वो सांगा को हराता है तो उसने राजस्थान को फतेह कर लिया। तो इसी के तहत वो आता है खातौली कोटा में पड़ता है। तो कोटा में आता है, इब्राहिम लोदी को बहुत ही बुरी तरह से हराता है सांगा यहाँ पर, और इतना बुरा हराता है कि इब्राहिम लोदी वापस चला जाता है। क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे यहाँ तो मरते थे, हम मारते थे, लेकिन इनका वापस जाने का रिवाज था, तो वापस चला जाता, क्योंकि भागना तो फितरत होती है किसी न किसी की, तो ये भाग जाते हैं इसी प्रकार। तो खातरे वही है सर, यहाँ पर महाराणा सांगा जीतता है। सर इस युद्ध के लिए मैं ये भी चाहूंगा कि आप पढ़ते बाबरनामा में बाबर ये कहता है कि मुझे राणा सांगा ने बुलाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, ये बाबर कहता है जिक्र करके। और जब मैं यहाँ आया, तो जब मेरा पानीपत का पहला जो बैटल हुआ था इब्राहिम लोदी और वहां बाबर के बीच, तो कहता है कि मेरा साथ नहीं दिया राणा सांगा ने, लेकिन मुझे बुलाया सांगा ने। सर ये तो बहुत ज्यादा बेतुकी बात हो गई, क्योंकि जिस इब्राहिम लोदी को बाबर हराने की बात कर रहा है उसे सांगा 2 बार हरा चुका है। खातौली में उसने हराया है, बाड़ी में उसने हराया है। खातौली यानी कोटा, बाड़ी यानी कि धौलपुर। शायद आपने बाड़ी जिक्र नहीं किया होगा, मैं बता दूं बाड़ी भी युद्ध हुआ है, जैसे 1517 में हुआ है, 1518 में अगले साल हुआ है, वो भी इब्राहिम लोदी। क्योंकि लोदी एकदम अंदर से जेलिस फील करके बैठा था कि मुझे एक राजस्थान के राजा ने हराया है, मैं दिल्ली का राजा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे अपनी प्रतिष्ठा वापस चाहिए। तो दोबारा अटैक करता है वो बाड़ी बसेड़ी में। बाड़ी दिल्ली के बिल्कुल पास है, आप देखो दिल्ली ये है तो बाड़ी यहाँ पर है, मेवाड़ वहां जाकर है दक्षिण में। हाँ, मेवाड़ का राजा वहां से बाड़ी आता है, और बाड़ी आकर दिल्ली के राजा को हराता है। उस समय ट्रांसपोर्टेशन उतनी नहीं थी, तो उसने उसको अडॉप्ट नहीं किया, दिल्ली को मतलब छोड़ दिया। मान लीजिए राजा भाग गया, उसकी सेना का पीछा नहीं किया, लेकिन सोचो कि एक राजा इतना तगड़ा शक्तिशाली हो सकता है कि वो वहां से और दिल्ली में आकर दिल्ली को हरा रहा है। कभी आप देखोगे तो जब मोहम्मद सरंगीला की बात करेंगे हम, किससे,
हाँ, पेशवा बाजीराव से, तो वो दिल्ली आ गए थे, मराठा वाले दिल्ली पहुंच गए थे और लाल किले को घेर लिया था और राजा भाग गया था किले को छोड़ करके। तो इसका मतलब जिस बाबर ने ये कहा बाबरनामा के अंदर कि भाई हमें संघा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, 1718 में इब्राहिम लोदी को पहले राणा संघा ने हरा दिया है, 2 बार हरा चुका है बाड़ी और खतौली के युद्ध में। उसके बाद भी गलत चित्रण दिखाया गया है। खैर इस युद्ध का चर्चा करने के बाद, जैसे आपने कहा बाड़ी का युद्ध, ये हमारे सामने चर्चित है, आपने बता ही दिया कि यहाँ राणा सांगा ने दोबारा हराया इनको, तो 2 बार इब्राहिम लोदी को राणा। आप चित्रण देखें, आपके देखो एक आंख नहीं है, एक हाथ भी नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी इन्होंने सारे युद्ध जीते। और मतलब ये जो मेरे ख्याल से बाड़ी पड़ता है, आपने क्या कहा, धौलपुर में, और राणा सांगा रूल करते थे उदयपुर के, क्योंकि वही मेवाड़ पड़ रहा था। तो उदयपुर से धौलपुर तक की दूरी आज भी अगर मान के चले तो करीबन कितनी, 700-800 कितनी, आराम से। अब 700-800 किलोमीटर एक राजा अपनी राजधानी को छोड़ के युद्ध करने आ रहा है, और उस युद्ध के अंदर दिल्ली करीबन 250-300 किलोमीटर दूर पे ये बाड़ी, हाँ इतना ही। तो उन्होंने उसको इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और बाद में बाबर लिखते हैं कि राणा सांगा ने इनवाइट किया किसको, इब्राहिम लोदी को, उसको बाबर को, ताकि वो क्या कर सके, जहां पे सुल्तानों की संख्या को खत्म कर सके। ये तो सच में एक बेतुकी बात लगती है। किसी राजा को अगर एक बार युद्ध में हरा दिया है, 2 बार युद्ध में हरा दिया है, तो उसको तीसरी बार हराने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ेगी जो मात्र अभी 24-25 साल का ही यंग राजा है। बहुत सही बात है सर। उसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध, इसका जिक्र तो मतलब बच्चों को पता है, हल्दी घाटी का युद्ध विजय। इसके बारे में आपका क्या राय है? मतलब सर, आपके सामने एक चित्रण है, बड़ा ही खूबसूरत चित्रण है कि घोड़े सहित एक तलवार से बहलोल खान को काट दिया था महाराणा प्रताप। मतलब सर एक हाथ है, आप एक बार सोच कल्पना करेंगे, एक हाथ है, तलवार है। मैं इसको जोड़ता हूँ महाभारत से, एक बार मैं तो प्रयास कर रहा हूँ जोड़ने का। जब जरासंध को भीम ने, मैंने कविता में पढ़ा था कि ये कविता बहुत अच्छे से अर्थ बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब जरासंध को भीम ने फाड़ा था और यहाँ पर प्रताप ने बहलोल खान को फाड़ा है, तो दोनों एक जैसे लगता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर दिखता है कि जब बहलोल खान ने प्रताप को फाड़ा था तो केवल एक हाथ का उपयोग किया था, जब जरासंध को जब भीम ने फाड़ा है तो दोनों हाथों से फाड़ा था। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि प्रताप को 2 हाथ नहीं चाहिए, एक हाथ से ही बहलोल खान को घोड़े सहित, सर यहां से स्टार्ट किया और आप देखिए घोड़े सहित 2 हिस्से में काट दिया, एक ही बात, सिंगल वार में। तो मतलब ये तो ताकत की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि एक व्यक्ति को आप घोड़े सहित पूरा काट दें, और एक सिंगल वार में। तो सर मतलब अगर आप बताएंगे, आप ये युद्ध का जिक्र है, लेकिन कई बार एक मिथ्या बन रहती दिमाग में कि मतलब इतना ताकतवर दिखाना किसी कैरेक्टर को शायद इतिहास को और मैनिपुलेटिव कर जितना है। क्या आप सही मानते हैं कि किसी राजा पे इतनी शक्ति थी ताकत में कि वो घोड़े सहित एक इंसान को काट दे? घोड़ा का आकार बहुत ताकतवर है, और ऊपर से नीचे एक व्यक्ति का कंकाल, फिर घोड़े का कंकाल, तो मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत ताकत होनी चाहिए। तो सही मायने में कि कितना हद है, अगर मैं 10 से लेके 0 से स्केल में पूछूं तो कितनी हद तक के बाद सत्यता लगती है आपको? सर देखो, किंवदंतियां तो होती हैं, किंवदंतियां होती हैं उसने कि जिससे हमें क्या है, किंवदंती इसलिए बनानी पड़ती है कि आज यदि मैं आपको कहानी सुनाऊं, आपके अंदर जोश आए, जिससे आप एक क्रांति के लिए कुछ अच्छा कर सको, हाँ क्रांति में प्रेरित हो सको, आप में एक जान आए कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया, हमारे राजाओं ने ऐसा किया, तो उससे क्या होगा कि आप एक क्रांति में प्रेरित होंगे, आपके अंदर एक अलग पॉजिटिव भावना आएगी। किंवदंतियां होती है, लेकिन सर मेरा मानना यह है कि ये जो किंवदंती है ये ना केवल हमारे कहानी में मिलती है, इतिहास में भी मिलती है। किताबों में इसका जिक्र किया जाता है। जब बदायूं ने इसको लिखता है हल्दी घाटी युद्ध वर्णन को, तो वो भी जिक्र करता है कि बहलोल खान को वास्तव में ही 2 हिस्सों में काट दिया गया। अच्छा, तो मतलब हम इसे किंवदंती ना माने, मतलब शक्ति का एक वो मान सकते हैं इसको, जरिया। और सर यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हल्दी घाटी, आपने विजय लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है कि विजय बिल्कुल प्रताप की हुई थी, लेकिन पहले इतिहास में दिखाया गया कि हल्दी घाटी में विजय किसकी हुई है, अकबर की। फिर जब इतिहास थोड़ा चेंज हुआ, कहा गया कि भाई नहीं, कुछ नहीं हुआ, इसको मिड में छोड़ दिया गया। सर विजय क्या होता है? जब अकबर ने 4 दूत भेजे, प्रताप ने संधि नहीं की, तो उसने कहा कि जाओ प्रताप को बंदी बनाओ, और भेजा अपने सबसे अच्छे योग्य सेनापति मान सिंह को भेजते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा काम क्या था, मैं ये कह रहा हूँ कि जाओ भाई और आवश्यक सर को कोचिंग लेकर आओ। आप कोचिंग नहीं आए, यानी जो गए थे वो अपने काम में सफल नहीं हो पाए, असफल रहे, बिल्कुल असफल रहे, तो प्रताप को बंदी नहीं बनाया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो असफल रहे। दूसरा, जब बदायूं ने अपनी किताब में जिक्र करते हैं इस चीज का, बदायूं ने, क्योंकि उस टाइम थे बदायूं एक कट्टर मुस्लिम प्रकार के वो थे, लेखक थे, वो इसलिए उस युद्ध में गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा और हिंदुओं के खून से मैं अपनी दाढ़ी को रंगूंगा। अच्छा, लाल से बदायूं ने ये जिक्र करते हैं। बदायूं ने इतिहास में, बदायूं अपनी किताब में लिखते हैं कि प्रताप की सेना का जो पहला हमला था वो इतना खतरनाक था
कि मान सिंह की सेना पीछे हट गई थी। तो जब उन्होंने पूछा बेहलोल खान से कि भाई बताइए मैं अब किसके खून से दाढ़ी दूं, आप तो भाग रहे हो। तो बेहलोल खान कहा देखो भाई, मान सिंह की सेना में हिंदू है क्योंकि वो जयपुर की सेना है, और प्रताप की सेना में हिंदू है, दोनों से मर हिंदू रहे। आप किसी के भी खून से दाढ़ी अपनी धो लो, आप लगाओगे, हिंदू का खून ही लगाने वाले हैं। ये जिक्र करता है। फिर जब 72 आप पढ़ते हो 72 खान नाम का जो है वो कहता है कि अकबर आ रहा है, तो जाकर वो टुकड़ी युद्ध करती है। दूसरी बात इसी किताब में जो वो है वो कहते हैं, बदायूनी कहते हैं कि जब हमारी सेना वापस जा रही थी, हमारी सेना में एक डर था कि कहीं प्रताप की सेना हमला ना कर दे। सर डरता कौन है, जो जीता है कि हारा है? जो भाग रहा होता है वो डरता है। तो यानी जब वो डरने की बात कर रहा है तो यानी कि वो हारा है, यानी वो जा रहा है। दूसरी बात उसने कहा कि भाई जब हमारी सेना वापस आ रही तो हमें मेवाड़ में ना तो कोई आर्थिक सहायता मिली, ना हमें खाने की सहायता मिली, ना हमें सोने की जगह मिली। यानी कि यदि तुमने मेवाड़ को जीता है तो मेवाड़ तुम्हारे आधे पत्ते में है, और मेवाड़ राजा कैसे जो जीता है वो कैसे मना कर सकते हैं? यानी यदि आपको वहां की जनता सपोर्ट नहीं करे, इसका मतलब आपको विजय नहीं पाई आपने। फिर वो कहता है कि जब रात को सोए तो डर के साए में सोए कि प्रताप रात को फिर हमला ना कर दे। इसका मतलब ये तथ्य ये बताते हैं कहीं ना कहीं आपके अंदर डर का माहौल है। और जब ये गया है तो राजा मान सिंह की मनसबदारी बंद कर दी थी अकबर ने। ये तो आप किताबों में पढ़ते हो प्रॉपरली। तो सर यदि कोई राजा जीता है तो उसकी मनसबदारी बढ़ाई जाती है कि बंद की जाती है? मनसबदारी बढ़ती है और इसकी बंद कर दी गई। तो यानी कि ये चीज बताती है कि हल्दी घाटी में अकबर की बुरी हार हुई थी, बहुत बुरी हार हुई थी। अकबर सहम गया था पूरा, परंतु दिखाया गया कि अकबर जीता है। इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने लिखवाया ये है, इस सोचने वाली बात है। तो जब भी हम राणा प्रताप के जिक्र करते हैं तो मेरे ख्याल से हमें चेतक का जिक्र सर आपके सामने चेतक दिख रहे हैं। तो ये मतलब मैंने बचपन से कहानी पढ़ी थी ना कि जब भी मतलब जहां जहां चेतक जाते थे वहां मोती खिल जाते थे। मतलब ये किसी कविताएं पढ़ी थी हमने। रफ्तार बहुत तेज, और कहते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बाद अंतिम कोई युद्ध लड़ा था राणा प्रताप ने, तो वहां पे उनकी जान चेतक ने बचाई थी। तो राणा प्रताप ताकतवर थे। कुछ चेतक का विवरण करिए कि चेतक का क्या वो था। मतलब सर चेतक का वर्णन हम करते ही तो मैं इसी बात से जोड़ना चाहूंगा, चेतक को भी बहुत समझदार, बहुत मतलब कह सकते यूनिक घोड़ा जो है चेतक। यहाँ पर राजा मान सिंह सेनापति अकबर का वो अपने मर्दाना नाम के हाथी पर बैठा हुआ है। ठीक है, उस मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ है। अब चूंकि सेना का पहला बहुत ज्यादा भारी था, तो मैंने आपसे पहले कहा था राजस्थान के राजा सेना के साथ युद्ध करने जाते थे। जैसे आप देखोगे हल्दी घाटी में अकबर नहीं आया, फिर सेनापति भेजे, राजा साथ जाते, सांगा भी खानवा में साथ आया था, अगर कुंभा भी साथ जाता है, तो ऐसे ही प्रताप साथ जाते हैं। तो प्रताप ने देखा कि मर्दाना हाथी पर सामने जो मान सिंह है वो बैठा हुआ है, हाथी आप सोचे, और चेतक। तो चेतक सिर्फ ये समझ गया कि यदि प्रताप मुझे इसके सामने लाए हैं तो क्यों लेकर आए, और चेतक अपनी दोनों अगली टांगे हाथी के सर पर लगा देता है, सूंड पर लगा देता है बिल्कुल, जिससे मेवाड़ के राणा प्रताप जो है वो भाला मार सके मान सिंह। और राणा भाला भी मारते मान सिंह, लेकिन मान सिंह चालाक था, उसके जो उसको हुदा कहते हैं जो हाथी के ऊपर होता है वो उसमें छिप जाता है और उसे भाला नहीं लगता है। अब वहीं क्या होता है कि मान सिंह अपने हाथी के जो दांत होते हैं उस जगह पर फनर टाइप का जो होता है वो लगा होता है, वो उसके बाहर निकलता है, और चेतक के जो पैर है उसके नीचे से ऐसे काट। अच्छा, और चेतक अब चूंकि मान सिंह बच चुका है, अकबर की अफवाह फैल गई है, तो सेना में जोश आया मुगल सेना में। अब क्या होता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि चेतक घायल हो चुका है। अब चेतक को राणा को युद्ध की भूमि से बाहर ले जाके सेफ पहुंचाना है। तो उन्हीं घायल पैरों से वो राणा प्रताप को लेकर के 14 फीट गहरी खाई है, चौड़ी खाई है, उसको पार करता है। पार करने के बाद अपने प्राण त्यागता है। मतलब स्वामी भक्ति चरम पर कह सकते हैं वो चेतक के अंदर थी। मतलब ये सुन के ऐसा लग रहा है कि मतलब एक ऐसा घोड़ा, वो घोड़ा नहीं है, वो एक तरीके से घोड़ा है नहीं, वो राणा प्रताप का एक सिपाही है जिसपे भरोसा करके राणा प्रताप लड़ाई लड़ रहे हैं। ये काफी महत्वपूर्ण चित्रण है। एक अंतिम युद्ध के जिक्र करना चाहूंगा सर, मतलब हम दिवेर का युद्ध कहते हैं। माना कि यहाँ पे वही आपने जो बताया को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, तो राणा प्रताप के साथ साथ मतलब यहाँ पे एक अद्भुत व्यक्ति का नाम आता है, शायद अमर सिंह। तो राणा प्रताप तो चलो बड़े राजा हैं, उनका नाम आ गया इसके अंदर, और कहीं ना कहीं चित्रण जो है अमर सिंह का मिस है इसमें। जी सर। तो इस युद्ध में अमर सिंह की क्या भूमिका रही थी? सर मैराथन ऑफ मेवाड़ जिसने कहा, वो टॉड कहा इसको, जिसको मेवाड़ का थर्मोपोली का था हल्दी घाटी को, उन्होंने इसको मेवाड़ का मैराथन कहा है। तब दिवेर का युद्ध 1582 में होता है। ये युद्ध इसलिए जाना जाना चाहिए कि अमर सिंह की बहादुरी के लिए,
अमर सिंह प्रताप के बेटे हैं और प्रताप से ज्यादा बहादुर, मैं कह सकता हूँ, मैं डायरेक्ट कहूंगा प्रताप से बहुत ज्यादा बहादुर थे अमर सिंह। उन्होंने अपने जीवन काल में एक युद्ध मुगलों से नहीं हारा। उनका बहादुरी सबसे दिखती है तो यहाँ दिखती है देवर के युद्ध में। यहाँ वो पूरी मुगल सेना को काट देते हैं। यहाँ पर यदि आप इसको हटा दो ना सर, यहाँ पर एक चित्र बनाया था सुल्तान खान का। अच्छा, सुल्तान खान 7.5 फुट का सेनापति, यानी कि यहाँ पर मुगल सेना को इतना मारा था कि सेनापति तक को मार दिया था। एक सिंगल सैनिक नहीं था जो जाके अकबर को बता दे कि हम मर चुके हैं। अच्छा, तो यानी कि सुल्तान खान यहाँ पर सेनापति था, अमर सिंह यहाँ अटैक करते हैं, अमर सिंह पूरी मुगल सेना को काट देते हैं। और सर सुल्तान खान जब यहाँ पर युद्ध करता है तो सुल्तान खान के वो एक भाला मारते हैं। तो प्रताप का बेटा है, सुल्तान खान के भाला मारते हैं, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो जब सैनिक जब लास्ट में हो जाता है देखते हैं तो सेनापति बेहोश है, तो प्रताप आते हैं, देखते हैं भाई किसने इसके भाला मारा है। सर भाला इतना तीव्र गया था कि ना तो प्राण निकल पा रहे ना बच पा रहे। अब भाला निकले तो प्राण जाए, सोचो प्राण जाने के लिए भाला निकालना होता है, इतना तीव्र भाला गया है एक ही बार में। तो प्रताप से पूछते हैं कि ऐसा कौन है जिसने भाला मारा है। तो प्रताप ऐसे किसी सैनिक को लाके बोल देते ये नहीं हो सकता, उस बंदे की आंख में अलग चमक थी। तो बुलाया अमर सिंह को और कहा कि भाई तुम्हें भाला निकालो। सर वो भाला अमर सिंह से भी नहीं निकला, अमर सिंह के साथ 2 सैनिकों ने और निकाला। तो कितना तीव्र गति से भाला मारा हुआ कि उसकी सांस अटक गई थी हो गई। 7.5 फुट का व्यक्ति, एक भाले ने ऐसा तीव्र भाला मारा, आर पार कर दिया, सांस अटक गई। जब वो भाला निकाला तब सुल्तान मर पाया। उस युद्ध का चित्रण सोच के दिमाग में लग रहा है कि किस प्रकार। इसको ऐसे जोड़ो कि जब हम इसकी बात करते हैं तो मैं आपसे 2 मिनट लूंगा आपकी, कि इससे 6 साल पीछे 1576 में चलते हैं, हल्दी घाटी हुआ है। तो वहां पर बाद में कविता लिखी जाती है किंवदंतियां कि घास की रोटी प्रताप खा रहे थे तो उदबला हुआ आया, वो उसके हाथ से अमर सिंह के हाथ से रोटी छीन के ले गया। वो सर सिर्फ किंवदंतियां हैं सर। जैसे बंदे ने 6 साल पीछे एक बंदे को इतना मार दिया कि भाला अंदर तक सांस रोक दी, उसके हाथ से रोटी छीन के भाग जाएगा। सिर्फ एक कहानियां हैं जो सुनाई गई कि भाई रोटी छीन भाग। सर उसका जन्म 1559 में हुआ है अमर सिंह का। अमर सिंह के जन्म पर उदय सिंह उदयपुर बसाया, ठीक है। तो 59 से और 76 तक वो 17 साल का है। 17 साल का लड़का सर 17, अब देख लो यदि अभी कोई 17 साल का लड़का है तो उसके हाथ से कोई रोटी कैसे छीन सकता है। सिर्फ किंवदंतियां बनाई गई कि घास की रोटी छीन ली, फिर प्रताप के आंख में आंसू आ गए, प्रताप ने संधि करने के लिए कहा, फिर पत्र लिखा, ये सब किंवदंतियां हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब ये सारी कहानियां जो है राजस्थानी इतिहास और भारतीय इतिहास, मतलब मुख्यतः राजस्थान ना बोल के भारतीय इतिहास के अंदर, तो आपने बहुत से युद्ध का जिक्र किया। एक तो आपने 1712 में युद्ध का जिक्र किया, फिर आपने मेरे ख्याल से देवर का युद्ध, हाँ देवर का युद्ध 1582 में, देवर का, हल्दी घाटी, फिर आपने बाड़ी के युद्ध का जिक्र किया 1518 में, कतौली का जिक्र किया आपने, ठीक है। तो मतलब कई सारे युद्धों का जिक्र हुआ आज के इस सेशन के अंदर, जिसके बाद हमको ये पता लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर ना केवल भारतीय इतिहास को कहीं ना कहीं, मतलब राजपूतों की गरिमाओं को कहीं ना कहीं खंडित किया गया है, क्योंकि 712 के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद डायरेक्टली पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान के बाद डायरेक्टली हम पढ़ते हैं दिल्ली सुल्तान। बीच में जो 712 से लेके 1200 तक, जो सुल्तान 1206 में स्थापित हुए, और 1206 से लेके सही मायने में राजपूताना कभी हारा नहीं अंग्रेजों के समय भी। तो इसका मतलब राजपूताना थे, लेकिन अगर राजपूत थे तो उनके इतिहास का चित्रण कौन करेगा और कैसे करेगा, तो ये हमारी किताबों के अंदर बहुत कम जानने को मिलता है। मेरे ख्याल से दिलीप सर की जो बातें थी, इससे आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में अत्यंत जानकारी मिली होगी। तो मैं आपको शुक्रिया कहूंगा, एक बार फिर से दिलीप सर का शुक्रिया कहूंगा राजस्थान का इतिहास बताने के लिए। सर आपका कोई एक ऐसा मैसेज जो हमारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि इतिहास पढ़ना, जैसे आपने इतिहास बताया, एक लास्ट प्रश्न एक दिमाग अचानक आ गया कि कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं इतिहास पढ़ते पढ़ते वो उग्र हो जाते हैं कि भाई राजपूतों ने ये किया तो मुगलों को ये कर दो, मुगलों ने ये किया तो राजपूतों को ये कर दो। तो आप मतलब ठीक है, इतिहास को किस स्तर तक ही पढ़ना चाहिए? सर इतिहास पढ़ें तो सबसे पहले अपनी जो मानवीय संवेदना को थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि आप इतिहास ये पढ़ोगे, कहीं आप देखोगे आपके जो राजा हैं वो सैनिक युद्ध हारे हैं, और आप इतिहास में अधिकतर युद्ध ऐसे पढ़ोगे जहां आपके राजा युद्ध हारे हैं। हाँ। तो आपको उससे नेगेटिव एनर्जी नहीं लानी है, आपको इतिहास को पढ़ना है, पहले एक कहानी के तौर पर पढ़ना है इतिहास, क्योंकि इतिहास कहानी तो नहीं जो आप पढ़ के छोड़ दो, उसको देखना है, उसके तथ्यों को जानना है, उस तथ्यों को जान करके तब आगे बढ़ना है। ठीक है भाई, तो आपने इतिहास पढ़ना है, और ऐसा नहीं कि मतलब आप इस कहानी को पढ़ने के बाद मुगलों से ये करें, नफरत करें, नहीं, इतिहास हमेशा न्यूट्रल होकर पढ़ें। बिल्कुल,
कोई भी अप्रोच ना बनाए, बस जानकारी रखें वो गलतियां जो हमारे राजाओं ने करी या जो कमियां हमारे राजाओं में थी वो आपके जीवन में कभी ऐसी कमियां ना आए, उनसे बस सीखें, किसी के प्रति नफरत की भावना ना पैदा करें। इतिहास सीखने का विषय होता है, इतिहास सीखने का विषय है। तो यहीं आपसे अलविदा लेंगे, आप सबसे भी अलविदा लेंगे। चलिए सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।